आपको बस बता रहा हूं, आप लोग जानो, आपके काम आए, आगे बढ़ने का मौका देगा आपको ये। मैं अपनी बात की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के एक संदेश से करना चाहता हूं, और वो संदेश आगरा की पवित्र धरती में 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी कठिन परिस्थितियों में तमाम तरह के अन्याय, आरोप, अत्याचार, अपमान को सहकर इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने उसके बाद जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, परेशान रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती। मैं अपने जब चारों ओर देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान नहीं दिखाई देता जो इस तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे ले जा सके। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर 56 में कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? 56 में। और किनके बीच में कह रहे हैं? ये बात बाबा साहब अपने उन अनुयायियों को भी कह रहे हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं। ये सिर्फ समाज को नहीं कह रहे हैं, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनुयायियों, अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं। वो उनको भी आईना दिखा रहे हैं कि आज मुझे मेरे चारों ओर कोई एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। यानी कि जो साथी उस समय काम कर रहे थे बाबा साहब के साथ, बाबा साहब उन पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि इसको आगे बढ़ा देंगे। वो कहते अगर कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो जाए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाए तो मैं भी चैन से मर सकूं। वो इस देश के नौजवानों से आह्वान करते हैं कि उठो, जागो। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन जीना है तो समाज के लिए जियो। आज भीम आर्मी वही तो कर रही है। आज अगर पूरे देश में के अन्याय होता है तो पुलिस से पहले किसको आम आदमी याद करता है? बताओ, भीम आर्मी को। और जिसकी पुलिस से भी उम्मीदें खत्म हो जाए वो किससे उम्मीद करता है? जिसकी सरकार से भी उम्मीद खत्म हो जाए वो किसके संघर्ष से उम्मीद करता है? और ये मेरी ताकत नहीं है, ये इस मंच की ताकत नहीं है, ये ताकत है उस कोने पर वहां सामने बैठे हर एक कार्यकर्ता की जो न दिन देखता है, न रात देखता है, न सुबह देखता है, न शाम देखता है, न धूप देखता है, न बारिश देखता है, न भूख देखता है, न प्यार देखता है। बस उसको एक आदेश या एक जानकारी मिली होती है कि मेरे समाज में, इस बहुजन समाज में अत्याचार हुआ है। फिर उसको रोकने वाली ताकत जो है वो फिर सरकार के पास नहीं। इसी क्रम में यहां सीएचए के भाई बहन भी आए हुए हैं मेरी जानकारी में। जो लोग राजस्थान सीएचए के जो भाई बहन हैं वो मेरे सामने वो भी आए हुए हैं, और उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, आपको हमारा साथ देना होगा। मैंने उनसे वादा किया था कि हमारा अधिवेशन खत्म हो जाने दो, इस राजस्थान सरकार की भी अगर ठीक करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। कमजोरों की, शोषितों की कोई सरकार नहीं होती।
अगर उनको ताकतवर बनना है तो अलग जन से बहुजन बनना पड़ेगा। जब आंदोलन की शुरुआत की थी तब मेरी सोच ये नहीं थी, तब मेरा लक्ष्य भी ये नहीं था। और मैं अपने अध्यक्ष जी से कह रहा हूं, अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं, ये सपना नहीं था अध्यक्ष जी कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक विशाल मंच पे हमारा स्वागत होगा या हमें सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे, ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन ये समय परिस्थिति और आपके साथियों का संघर्ष है। मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर की धरती को, वहां के एक साथी को पुराने, आज जो हमारे बीच नहीं है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूत किया। लेकिन साथियों, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि कहीं अन्याय हो जाता है तो हम लोग जाते हैं न्याय दिलाने के, रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है, जैसे रीट के बच्चे हैं, जैसे सीएचए के बच्चे हैं हमारे भाई बहन, जैसे और तमाम तरह के वो हैं। तो हमारी प्रक्रिया क्या होती है कि जब में न्याय होता है तो हम उनको न्याय दिलाने जाते हैं। तो एक सवाल जो हमारे साथियों ने मुझे दिया कि भाई ये जरूर बता देना कि हमने पार्टी क्यों बनाई, तो उसका जवाब ये है मेरे शब्दों में, आप सब लोग यहां उपस्थित है, 22-23 स्टेट की टीम के रिप्रेजेंटेटिव, प्रदेश अध्यक्ष या कोई साथी मौजूद है। तो आप ये बताओ कि जब भीम आर्मी ईमानदार से लड़ाई लड़ती है और जब भीम आर्मी के साथ कोई मुसीबत आती है तो कोई पार्टी है ऐसी जो आपके लिए लड़ती हो? जितने लोग यहां बैठे आप बताओ, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता में झूठा मुकदमा होता है, उनको जेल भेजा जाता है, उनको पीटा जाता है या उनको डिटेन किया जाता है या उनको अरेस्ट करके जो है उनके साथ उनको अपमानित किया जाता है, बताओ कोई एक दल है जो आपकी आवाज उठाता है? बताओ। जब आवाज कोई नहीं उठाता, भीम आर्मी के प्रशिक्षण केंद्र में, ये भीम आर्मी पता है क्या है? ये नेता बनाने की फैक्ट्री है हमारी, ये हमारी नेता बनाने की फैक्ट्री है, ये हमारी लीडर बनाने की फैक्ट्री है। और जो नेता से तैयार होता है उसका कितना सम्मान होता है आपने देखा? उसका सम्मान इतना होता है कि जो लोग कभी किसी से नहीं मिलते थे वो भीम आर्मी में तैयार हुए नेता को, जिले स्तर के नेता को बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। ये सम्मान दिया है भीम आर्मी ने। क्या हम नहीं जानते कि भीम आर्मी के लोगों को और इस भीम आर्मी को कमजोर करने के लिए कितने षड्यंत्र हो रहे हैं? लेकिन भीम आर्मी तब तक कमजोर नहीं होगी, भीम आर्मी तब तक जो है टूटेगी नहीं जब तक इसका कार्यकर्ता लड़ना बंद नहीं कर देगा। जितने इसका कार्यकर्ता लड़ना बंद कर देगा, नेताओं की क्या हैसियत है? नेता से कार्यकर्ता नहीं होते, कार्यकर्ताओं से नेता होता है, समाज से नेता होता है। मैंने बहुत सोचा और मैंने इस मंच पे हमारे आदरणीय मंत्री जी भी उपस्थित हैं, हमारे संत भी उपस्थित हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं चलता है, जिनका राज होता है उनका धर्म आगे बढ़ता है। और ये मैंने सवाल पिछली बार भी छोड़ा था बहुत बड़े मंच पे कि दुनिया में भारत से क्या बुद्धिज्म आज यहां अल्पसंख्यक क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका एकमात्र कारण यह है कि यहां उस विचारधारा को मानने वाले लोगों का राज नहीं, और तानाशाही कोई करे, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो, तानाशाह का हाथ एक जैसा होता है, उनको छोड़ के भागना पड़ता है। कल श्रीलंका में था, जिस दिन भीम आर्मी के लोग अनुशासन में तैयार हो जाएंगे, ये भारत में भी होगा, आप देख लेना। जन आंदोलन भारत में इसलिए नहीं खड़ा होता मेरे साथियों क्योंकि अभी हम जातियों में बटे हुए हैं। आज मैं दलितों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आज मैं अल्पजनों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, और मुझे अल्पजन बनाओ भी मत, मेरी एक ही पहचान है, मैं बहुजन हूं। ये आंदोलन 15 बनाम 85 का है और इस देश में 85 राज करेंगे, इसकी तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको 70 साल से मौका दिया, सारी सरकारें उनकी बनी,
स्टेट की हो या सेंटर की, आज भी हमारे लोग आंसू आंसू के लिए मजबूर हैं, रोटी रोटी के लिए मजबूर, कपड़े मकान के लिए मजबूर है। और इन्हीं बात से हमारी वोट ली जाती है कि आपको ना अनाज दे देंगे, आपको चावल दे देंगे, तेल दे देंगे, दाल दे देंगे, हमें वोट दे दो। मैं जब बहुत गहराई से भारतीय राजनीति का अध्ययन करता हूं तो मैं देखता हूं कि लोग इस देश में 50 से 55% लोग वोट करते हैं, यानी कि 45% लोग वोट नहीं करते। हमारी तो आबादी 85% है। तो ये 45% लोग अपने मत का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आज तक वोट के प्रति जागरूक हुए ही नहीं है। उनको लगता है कि एक दिन छुट्टी का, उस दिन छुट्टी मनाने के बाद में रोते रहते हैं पूरे 5 साल कि साहब हमारे हिस्से में कुछ आया नहीं। जब तक हम लोग जाति के जंजाल से बाहर निकल के बहुजन नहीं बनेंगे, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को संगठित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस देश में रोते ही रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं। और आपके रोने चिल्लाने से कोई सरकार नहीं बिगड़ती। इसका उदाहरण यहां सीएचसी के बच्चे बैठे हुए, इसका उदाहरण उत्तर जहां शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए कि वो रोए भी, चिल्लाए भी, पीटे भी, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, लेकिन सरकार को दया नहीं आई। क्योंकि सरकार का चरित्र एक होता है। ये हमने राजस्थान की सरकार से सीखा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की सरकार का कि उन्होंने हमारे हौसले और बुलंद किए। और मैं अपने राजस्थान के प्रभारी और उनके नेताओं को, जो राजस्थान प्रदेश के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, कहना चाहता हूं कि अगर अब भी वो दोबारा से वो सरकार सत्ता में आई, फिर वो अपमान बरकरार रहेगा जो अपमान उन्होंने जो है इस बार हमें सूद समेत दिया। उसका भी इंतजाम आप लोगों को करना पड़ेगा। साथियों, जब तक हम लोग कैडराइज नहीं थे, तब तक हम लोग क्राउड, भीड़ होती है। 2022 में सोचिए कि दोबारा से जीने का मौका मिला। कठिन समय था, मुझे भी बहुत वो लगा, मैंने बहुत मेहनत की थी, आप सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा आंदोलन, एक आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें मैंने कभी आपको निराश किया। व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, इस मैं पूरी भीम आर्मी, मैं इनकी तरफ से नेतृत्व करता के तौर पे बोल रहा हूं। कोई एक आंदोलन ऐसा है जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने पीठ दिखाई हो? कोई एक ऐसा मामला है जहां भीम आर्मी के लोगों ने जेल या मुकदमे के डर से घर की तरफ रास्ता किया हो? मुझे तो आज भी वो याद, जब 5 मई का हादसा हुआ, फिर 9 मई का जो पूरी घटनाक्रम हुई, फिर उसके बाद 16 महीने एक एक दिन ये सोच के काटा जेल में, मैंने और मेरे भाइयों ने, भाई विनय दन सिंह जी, कमल भाई, मंजीत भाई और सारे साथी, ये सोच के काटा कि अगर मौका मिलेगा तो ये अन्याय किसी और के साथ ना हो, इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। और वो दिन है, आज का दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के बलबूते आज हम लोग यहां खड़े हैं। कल आप भी मेरी जगह आ सकते हैं। भीम आर्मी में कोई पैसे वाला आगे नहीं बढ़ रहा है। जितने लोग बैठे आप बता दो, क्या कोई पैसे वाला आगे बढ़ा भीम आर्मी में? आज जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जिले, मंडल, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, वही लोग तो आगे बढ़े। अब हमने इसका संविधान बना दिया। कल हम सभी प्रदेश अध्यक्षों को संविधान दे देंगे। इसमें कार्यकाल तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने समय के लिए रहेगा, वो पूरा हमने बना लिया। इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसके लिए एक पैमाना है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कल उस भीड़ में से बैठा व्यक्ति भी वो इस देश की संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। शर्त एक है कि पैमाना पैसा नहीं, आपका काम और आपका अनुशासन है। अगर आप काम अनुशासन को प्रायोरिटी ना देके किसी दूसरे रास्ते से घुसना चाहते हैं तो ये तब तक तो संभव नहीं जब तक मैं, और अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं, याद रखना। अभी तो लड़ाई शुरू हुई, अभी तो इसको अंतिम दौर में लेके जाना है, अभी तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अभी तो शुरू हुआ। मैंने अपने ऊपर भी अनुशासन समिति, समन्वय समिति को रखा है।
कि अगर कल मैं भी कोई गलती करूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सके, क्योंकि अक्सर जिनको हम ताकत देते हैं वही लोग तानाशाह हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारे डायरेक्शन और सारे दिशा निर्देश और मुझे भी चलाने की जो ताकत है, रणनीति बनाने की जो ताकत है, वो समन्वय समिति और अनुशासन समिति को दी कि कल कोई और डिक्टेटर ना पैदा हो जाए, वरना फिर कार्यकर्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने पिछली गलतियों से बहुत सीख ली और उस सीख के जरिए आज हमने सीखा है कि हमें कैडर को गांव तक लेके जाना पड़ेगा अगर इस देश में हमें राज व्यवस्था कायम करनी है। क्योंकि एकमात्र सिद्धांत ये है, हमारे साथियों ने भी मुझे जागरूक कराया, अवगत कराया कि दुनिया में दो तरह की व्यवस्था जो है ना है। कितने तरह की व्यवस्था है? एक राज व्यवस्था और दूसरी समाज व्यवस्था। जिनका समाज व्यवस्था पे कब्जा होता है, अधिकार होता है, वर्चस्व होता है, उन्हीं का राज व्यवस्था पे अधिकार। तो हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और व्यवस्था को मजबूत कौन करेगा? नेता नहीं। अच्छा सोचो, मेरी तरफ भी देखो कि मैं कहां खड़ा हूं। अगर आप मुझसे कहो भाई मैं अभी आपके राजमिस्त्री के रूप में हूं, समझते हैं कौन होता है राजमिस्त्री? हाँ वही। अगर आप ये समझो कि राजमिस्त्री सरिया, बजरी, सीमेंट, पानी, रेत अपने घर से लाए तो कैसे हो जाएगा भाई बताओ? क्या मकान बन सकता है? मकान तब बनेगा जब समाज उसकी व्यवस्था कराएगा। और मुझे कष्ट है, इतना काम करने के बाद हमारे साथियों को कहना पड़ रहा था कि डब्बा की तरफ देख लो। ये बड़ा दुखद है, लेकिन कोई बात नहीं। एक बड़ा वर्ग हमसे दूरी बनाए बैठा है। मेरा उनको भी संदेश है, जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, कि हम लोग काम करने को तैयार है। आप पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी लीजिए। आपका अनुभव, हमारा संघर्ष मिलकर जो है इस देश में हम लोग राज व्यवस्था कायम करेंगे। आप बुनियाद नींव बन के जो है वो काम कीजिए, क्योंकि नींव जो होती है ना, नींव अगर वो ठकी रही तो बहुत अच्छी है। अगर नींव दिखने लगती है ना, तो यानी कि बुनियाद अगर दिखने लग जाएगी तो जो निर्माण कार्य जो बन रहा है वो गिर जाएगा। इसलिए नींव को ना दिखे। जो हमारा कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि भाई अब आप भी अपनी जिम्मेदारी तैयार करो। आज दिल्ली में अधिवेशन बता रहा है कि हमने कमर कस ली है कि 2024 से पहले जो लक्ष्य मैं आपको दूंगा, टारगेट बना जो मैं आपको दूंगा, उसको पूरा करके हम हर कीमत पे यहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकेंगे। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एक करके हमारे सारे अधिकार वापस जो है छीन के और मनुस्मृति को इस देश में लागू करने का जो है मन बना रखा है। और वो रोज इस बात को उनके धार्मिक गुरु, उनके सामाजिक लोग, वो लोग इस बात को कहते भी रहते हैं। इसलिए क्योंकि गुलामी नहीं सहनी है, इसलिए भीम आर्मी की जिम्मेदारी बनती है कि जो भीम आर्मी को काम दिया गया है वो उस काम को करें। और वो काम कैडर के माध्यम से हम लोग बता भी रहे हैं। आप टारगेट सुन लीजिए, मैं आपको टारगेट बता रहा हूं, नोट कर लीजिए सभी प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता साथी भी नोट कर लें। इन टारगेट को पूरा करना है 2021 से 2022 तक, 22 से 23 तक। हम 2022 में 1 साल के अंदर टारगेट है। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका पालन करोगे? नोट करो, ये टारगेट है हमारा 1 साल का। जब अगला राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो हम हिम्मत से कह सकते हैं कि हमने क्या किया। मैंने तो सोचा था कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे कि मेरे प्रदेश में 55 जिले हैं, मैंने 54 में संगठन बना दिया, बहुत मजबूत संगठन। और मैंने 1000 से ज्यादा मामलों में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के न्याय दिलाया। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी वही बात करते रहे कि हमने 1 मामले में न्याय दिला, 2 मामले में। बिना संगठन के संघर्ष हो ही नहीं सकता ना। ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नोट कर लें, फिर मैं आपको यहां आपको बुलाऊंगा
कि आप संकल्प भी लेंगे मेरे साथ कि हम इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, आजाद समाज पार्टी के लोग भी, जो हमारे नेतागण हैं, वो भी इस बात को नोट कर लें। जो घोषणाएं कर रहा हूं उनको पूरा करके दिखाओगे नहीं दिखाओगे बताओ? बेइज्जत तो नहीं करवाओगे देश में मुझे? पहली घोषणा, हमें प्रदेश में 5 प्रदेश स्तरीय लीडर तैयार करने हैं। हमें प्रदेश में 5 प्रदेश स्तरीय लीडर तैयार करने हैं। समय परिस्थिति के अनुसार उनको कार्य करने का मौका देना था। जैसे अगर ए फेल हो जाता है तो उसका काम बी करेगा, बी फेल हो जाता है उसका काम सी करेगा, सी फेल हो जाता है उसका काम डी करेगा। 5 ऐसे प्रदेश के नेता होने चाहिए जो अपने दम पे प्रदेश की सरकार को हिलाने की हिम्मत रखते हो और अपने संगठन को चलाने की हिम्मत रखते हो। एक नेता से काम नहीं चलेगा। एक चंद्रशेखर आजाद तैयार कर दिया, 5 चंद्रशेखर आजाद तैयार करने पड़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पे। 1 साल के अंदर ही आपकी जिम्मेदारी। हर जिले में हमें कम से कम 10 ट्रेनर्स तैयार करने हैं जो कैडर देने का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में 10 ट्रेनर मिशन 78 के सहयोग से जो कैडर देने का काम करेंगे। 1 साल का टारगेट है 2023 तक हर जिले में। और कैडर देना सीखिए, पहले कैडर लीजिए फिर देना सीखिए। और जिस दिन आप कैडर को आत्मसात करेंगे उस दिन आप असली मिशनरी बनेंगे। रोजगार से युवाओं को, बहनों को, भाइयों को कैसे जोड़ना है, इसका प्रोग्राम हमें अपने अपने प्रदेश में बनाना पड़ेगा। कोई भी भर्ती, कोई भी नियुक्ति निकलती है, बैकलॉग निकलता है, तो हमें उसके लिए टीम बना के अपने युवाओं को जागरूक तैयार करना पड़ेगा कि ये भर्ती आई है, आप लोग इसको वो करो, या बिजनेस मॉडल बना के अपने लोगों को रोजगार से जोड़ना। हमें दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय और प्रदेशों में प्रदेश कार्यालय से 1 साल के अंदर तैयार करने हैं। ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय और हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय जहां से पूरे प्रदेश के लोगों को संदेश जाए। ये सारी चीजें तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो मैंने उड़ीसा से सीखा, मैं उड़ीसा की टीम को धन्यवाद देता हूं। हमें सभी प्रदेशों में टारगेट बना के जमीन का आंदोलन चलाना है। आप दोनों नोट नहीं कर रहे भाई? आप लोग क्यों नहीं नोट कर रहे हो भाई? राष्ट्रीय कमेटी के जो लोग, आप यही लापरवाही कर रहे? कल किससे पूछते फिरोगे? नहीं, राष्ट्रीय कमेटी के लिए भी कहा सब लोगों को नीचे बैठे हुए सबको नोट करना। काम तो आप ही लोग करवाओगे ना, कहां से करवाओगे जब आपको काम ही नहीं पता होगा? हमें सभी प्रदेशों में जमीन का आंदोलन चलाना है। गौर से सुने, हिले ना। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कितने लोगों पे खेती और रहने के लिए जमीन है, हमें इसकी डिटेल तैयार करवानी है। और जहां नहीं है हम आंदोलन चला के सरकार से SC, ST, OBC के लोगों को खेती के लिए जमीन और रहने के लिए जमीन दिलाने का काम जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। इसका पूरा डाटा दिल्ली से लेके और जम्मू से लेके उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका सब जगह का होना चाहिए। ये प्रदेश के अध्यक्षों की जिम्मेदारी है। अब 1-3 दिन का धन्यवाद हुए बगैर रह गया था। मुझे मौका था कि जब वो मेरा नंबर आएगा तब मैं उनका धन्यवाद होगा। मैं अपनी बहुजन मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। अगर ये बहुजन मीडिया ना हो तो
कितनी अन्याय की घटना दब जाए, कितनी घटनाएं जो है ना वो दबा दी जाए, क्योंकि मनु मीडिया कब से हमारी आवाज उठाने लगा। मैं बहुजन मीडिया के एक साथी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महामानव तथागत बुद्ध और महापुरुषों कृपा आप तो बनी रहे। आज आपके YouTube चैनल, कल आपका नेशनल चैनल भी बने, मेरी आपके लिए मंगल कामना। लेकिन हमें एक IT सेल भी पूरे देश में तैयार करना है, क्योंकि इनकी पैसे की मीडिया का सामना करने के लिए हम पे अपना मीडिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताओ। बहुजन मीडिया के साथी काम करते हैं, लेकिन आपको अपना बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा कि मेरे द्वारा या राष्ट्रीय कमेटी या किसी भी प्रदेश कमेटी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश कुछ घंटों में आप तक पहुंच जाए। बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ। और इसी के उसमें हमारे एक साथी हैं आवेद जी, उनका धन्यवाद देता हूं, जो महाराष्ट्र से राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं। अगर वो यहां हो तो खड़े हो जाए। क्या यहां है आवेद जी? कहां है वो? अपनी मेहनत की कमाई से हमारा जो है मीडिया की वेबसाइट जो है तैयार करा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बिना अपने मीडिया के अपनी सच्ची बात जाएगी। उस मीडिया में पूरे देश में होने वाले भीम आर्मी के आंदोलन संघर्षों को जो है ना जगह मिलेगी, और समय समय में मेरे या और साथियों द्वारा कही गई बात आप तक पहुंचेगी। बहुत जल्द मैं उसका बहुत जिम्मेदारी से इनोग्रेशन करूंगा। मैं आपको सबको सूचना दूंगा बहुत जल्द उसकी। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है भीम आर्मी के साथियों का, हमें सभी प्रदेशों में युद्ध स्तर पर संकल्प लेकर 1 लाख पाठशालाएं 1 साल के अंदर खोलनी। 1 लाख भीम आर्मी पाठशालाएं हर स्टेट के अंदर युद्ध स्तर पर तैयारी करके जिला, विधानसभा, मंडल, तहसील के लोगों को जिम्मेदारी देके 1 साल के अंदर 1 लाख पाठशालाएं पूरे भारत में हमें खोलनी है, टारगेट बना के। हिमाचल में भी खोलनी है पाठशालाएं, क्योंकि मैंने आज ही अखबार में पढ़ा, एक दिल्ली की जो सरकार है जो कहती है कि बाबा साहब का और भगत सिंह का फोटो लगाना है। मैंने ये पढ़ा पंजाब से जो न्यूज आई थी कि 2 लाख शेड्यूल कास्ट के बच्चे सिर्फ उन्होंने छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये जो है बाबा साहब की फोटो दिखा के हमारे वोट छीनने वालों का सच। जो लोग बाबा साहब की फोटो दिखाकर कहते हैं कि हम बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं, उनके सपनों का वो कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता बाबा साहब के सपने क्या थे। इसलिए एजुकेशन के बिना, क्योंकि ज्ञान से जानकारी बढ़ेगी, जानकारी के बाद हम लोग सवाल करना सीखेंगे, तो 1 लाख पाठशालाएं खोलने कितने साथी मदद कराएंगे? हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा, हाथ खड़े रखने के बाद इतने लोग अगर ईमानदारी से तुम लोग साथ दे दो ना, तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा 5 साल में। अगर इतने लोग ईमानदारी से तैयार होकर काम करें। आगे सुनो, हमें भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना है अपने अपने प्रदेश में। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों की जिम्मेदारी है कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, क्योंकि कॉलेज विश्वविद्यालय में हम लोग घुस नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है। और सबसे ज्यादा शोषण जिसका गवाह दिल्ली भी है प्रोफेसर रतन लाल जी, और जिसकी गवाह लखनऊ भी है प्रोफेसर रविकांत जी। जो अपमान उन्होंने सहा वो इसी वजह सहा क्योंकि वहां भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन नहीं। जिस दिन भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का योद्धा यूनिवर्सिटी कॉलेज में होगा, किसी की मनोवादी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी अधिकारी, कर्मचारी, किसी अध्यापक और किसी बहुजन समाज के बच्चे का अपमान कर सके या उसको प्रताड़ित कर सके। हम रोहित वेमुला को खो चुके हैं, हम अभी भी कई रोहित वेमुला खोने कगार पे, अब हमें इसे बंद करना पड़ेगा। उसका तरीका है कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। ये
आप सबकी जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण काम मिशन 78 के साथियों के लिए, दारिया जी से लेकर सब लोग यहां मौजूद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है सीओ साहब। 1 साल के अंदर 10 लाख अनुशासित, प्रशिक्षित, समर्पित, संकल्पित और ईमानदार सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करने हैं डाटा बनाकर। कितने? 10 लाख 1 साल के अंदर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हमारे वालों को कर दो कैडराइज। इनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है। मैं इनको पूरे देश में जाके देखता हूं, बस इनको कैडराइज करवाना। देखो, अनुशासन सर्वप्रथम, डिसिप्लिन, फिर कैडराइज। जबकि एक कैडराइज व्यक्ति में, मिशनरी व्यक्ति में सब आ जाता है, लेकिन मैं अलग अलग बता रहा हूं। फिर डेडिकेशन, अगर समर्पण नहीं तो सब जीरो। आज आपको पद से हटा दिया और आपने सोशल मीडिया बैठ के सारी मेहनत जीरो कर दी। हो सकता है कल आपको उससे बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती। अगर आप अनुशासन में काम करते रहते तो डेडिकेशन बहुत जरूरी। फिर अगर कमिटमेंट नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। उसमें बड़ी गाड़ी में तो डेडिकेशन के बाद संकल्प, कमिटमेंट बहुत जरूरी। और इन सारे कामों में ऑनेस्टी यानी कि ईमानदार होना जरूरी है। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा वो इस काम को नहीं कर पाएगा। ठीक है? एक जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कमेटी ने मुझे सौंपी, मैं उसकी घोषणा भी कर देता हूं। हमारे यहां हिमाचल की टीम आई हुई, आपका उन्होंने, वो हमारे जिलाध्यक्ष है हिमाचल के। जिलाध्यक्ष है किस पद में? प्रदेश उपाध्यक्ष। कहां है? सन्नी। वो टीम कहां है जो यहां सोरे प्रशिक्षण कर रही थी? कहां पर है? अच्छा, चलेंगे। बहुत सोचने के बाद यह तय किया गया है। अभी क्या है कि हम जब कोई अन्याय अत्याचार हो जाता है, तो रेप हत्या हो जाती है, तो अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनको रोका जा सकता है अगर हम अपने साथियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दें, सेल्फ डिफेंस का। तो ये तय किया गया है कि पूरे देश में एक वॉलेंटियर फोर्स बनेगी, जिस वॉलेंटियर फोर्स का काम होगा कि वो बहुजन समाज की हर बेटी और हर बेटे को वो प्रशिक्षित करेगी गांव गांव जाके कि आत्मरक्षा कैसे करनी। उसमें जो आपके सामने यहां दिखाया गया, ये उसका उदाहरण था। आप चाहते नहीं चाहते आत्मरक्षा का कैडर कैंप चले? कितने लोग चाहते हो? बहुत अच्छे। देखो, मैं जब अखबार में पढ़ता हूं, टीवी में पढ़ता हूं, जब हेडिंग चलती है कि वहां एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, और ये रोज का काम, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम उसको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे दें तो वो बहन अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है और ऐसे दरिंदों को सबक सिखा सकती है। इसलिए हमने लोगों ने तय किया कि आत्मरक्षा की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। उसके लिए हम पे बहुत एक कैडराई टीम है। एक छोटे भाई हमारे हैं रोशिंदर, अगर यहां हो, वो रविदास मंदिर जब आंदोलन हुआ दिल्ली में, वो जेल गए थे, तब वो छुट्टी पे आए थे और वो